नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हरियाणा का रिपोर्टर। पेश हैं आज की खबरें। आज विजय दिवस के अवसर पर रोहतक व जींद में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों व पूर्व सैनिकों ने भाग लिया। विजय दिवस के अवसर पर बुधवार को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय स्थित राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक पर कार्यक्रम हुआ। रोहतक के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को नमन किया। हरियाणा पुलिस के जवानों ने सलामी दी। बाद में उपायुक्त ने शहीदों की वीरांगनाओं को सम्मानित भी किया। गौरतलब है कि विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण मनाया जाता है। 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान बल के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी ने भारत के पूर्वी सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। आज विजय दिवस है और पूरा राष्ट्र जानता है विजय दिवस हम क्यों मनाते हैं। आज के रोज़ 1971 में फील्ड मार्शल मानेकशॉ के नेतृत्व में पाकिस्तान के 1 लाख प्लस 1,10,000 के आसपास सोल्जर्स को जो जनरल नियाजी के नेतृत्व में घुटनों के बल बिठा दिया गया था, उन्होंने सरेंडर किया था। ये बात सुन के ही रोंगटे खड़े होते हैं और एक ज़बरदस्त नेशनलिज्म की, पेट्रियटिज्म की, देशभक्ति की भावना राष्ट्र के लिए मन में आती है। अंदाज़ा लगाना आसान है कि जिन लोगों ने उसमें हिस्सा लिया उनके लिए कितने गर्व की बात होगी। मैं समझता हूँ ऐसे पर्व सच्चे पर्व हैं हिंदुस्तान के लिए, और जितने भी तीज त्यौहार हम मनाते हैं उनसे भी ऊपर हैं ये पर्व। सैकड़ों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, प्राणों की आहुति दी है इस देश के लिए। कम से कम जो हम कर सकते हैं ऐसे रोज़ वो ये हम याद करें, उनको नमन करें, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलने का प्रयास करें और ईर्ष्या, द्वेष, धर्म, कर्म, जात पात की बातों को, भेदभाव को, इन सब छोटी छोटी चीज़ों को भुला के राष्ट्रवाद पे ध्यान दें, नेशनलिस्ट बने, देशभक्त बने। और आज की युवा पीढ़ी को भी मैं संदेश देना चाहता हूँ कि फ़ौज में रहकर राष्ट्र सेवा से ऊपर कोई सेवा नहीं है। उनको बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए और हिंदुस्तान की जो सबसे बहादुर फ़ौज है दुनिया में, उसका हिस्सा बन के गर्व महसूस होना चाहिए। केंद्र सरकार ने एक योजना भी चलाई है जिसमें आपको ताउम्र रिटायरमेंट या 60 साल, 58 बरस, 55 बरस तक वहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है अब। तो जैसे कई मुल्कों पे कंस्क्रिप्शन होती है, कंपलसरी मिलिट्री सर्विस, कहीं 2 साल, कहीं 3 साल, कहीं 5 साल, उसी प्रकार का ये प्रयास यहाँ भी है और उनको सैलरी भी मिलेगी, उनको नौकरी भी मिलेगी और देशभक्ति का जज्बा क्रिएट होगा। फ़ौज में अपनी सेवाएं देंगे, उसके बाद वो लोग छोड़कर वापस भी आ सकते हैं। ये योजना का सब लोगों को लाभ उठाना चाहिए और मेरा फिर से उन अमर शहीदों को शत शत नमन है जिनकी बदौलत आज हम यहाँ खुली हवा में आज़ादी में सांस ले रहे हैं। आज 16 दिसंबर को जिला प्रशासन जींद द्वारा विजय दिवस मनाया गया। आज ही के दिन 16 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों व पूर्व सैनिकों ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित किए व शहीदों को याद किया। हमारे संवाददाता देवेंद्र बत्रा ने पूर्व सैनिकों से युद्ध संस्मरण सुने। कैप्चर शहजरा पाकिस्तान का एक गढ़ था जहाँ के मुजाहिदीन का वहाँ पर कब्जा था। मुजाहिदीन वहाँ थे। फर्स्ट 5 GR को 5 तारीख को 5 दिसंबर को खेमगढ़ सेक्टर में शहजरा के ऊपर अटैक किया गया। रात को चारों तरफ शहजरा को घेर लिया गया। फर्स्ट 5 GR के 15 जवान शहीद हुए और वहाँ के CO देव गुप्ता जी थे, उनको VRC वीर चक्र मिला। एक कंपनी कमांडर गिल था, वे उनको 2 वीर चक्र, 1 सेना मेडल, 3 मेंशन इन डिस्पैच। जिसमें मेरा काम ये था कि दुश्मन के हथियारों को
डीव हेडक्वार्टर में भेजना, अमृतसर पट्टी में, वहाँ डीव हेडक्वार्टर में। 1971 में 16 दिसंबर का क्या इतिहास माना जाता है, ये बताएं सबसे बड़ा इतिहास में, इतने तादाद में सैनिकों को हथियार डलवाना एक आसान काम नहीं है। अरैक फील्ड में, क्योंकि जितने भी फाइटिंग यूनिट थी वो जा चुकी थी। मेरी पोस्टिंग 7 डिवीज़न इस फिरोजपुर में थी, तो मेरी बटालियन मूव कर चुकी थी। करूँ शुरू तो 7 इन्फेंट्री डिवीज़न का फाइटिंग एरिया था वो खेमकर्ण और ये खालड़ा सेक्टर था, तो हमें डायरेक्ट वहाँ पे भेजा गया। हमारी बटालियन वहीं पे थी। तो वॉर का सीन देखा, लोग बहुत इधर से उधर जा रहे थे, बॉर्डर एरिया को खाली कराया जा रहा था। वहीं पे जो आपको बताया गया कि शहजरा उसी एरिया में था, और हम सारी रात काम करते थे। मेरा काम तो, मैं तो सेकंड लेफ्टिनेंट था उस टाइम, तो ज़्यादा कोई बड़ा वो काम नहीं दिया जाता था। हमें सिर्फ एम्यूनिशन लाने के लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। कोई एक्सीडेंट होना या इससे जलंधर से रात भर गाड़ियाँ चलाते थे, और रात हैं शॉर्ट में वहाँ से मतलब एम्यूनिशन ढोना काम था। बस जैसे 14 दिन वो ये वॉर चला, 16 दिन 16वें दिन तो हो ही गया था। 16 दिसंबर की बात यह कि उस टाइम एक देश के 2 टुकड़े करना, जो कि हमारा पड़ोसी देश था, उसके 2 टुकड़े करना एक बहुत बड़ी विजय थी संसार में। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सबसे बड़ी विजय थी, जिसमें कि हमने उनके 93,000 सैनिक कैप्चर कर लिए थे। हमने 1971 की लड़ाई लड़ी थी। सांबा सेक्टर से हमें पाकिस्तान बॉर्डर को क्रॉस किया 5 तारीख को, और 9 और 10 की रात को हमारा जो उनका डिफेंस था चक्रा, उस पर हमने अटैक किया था रात को। उस अटैक में टैंक का एक स्क्वाड्रन और एक इन्फेंट्री की कंपनी थी, उसके साथ हमारा युद्ध चला सुबह तक। तो उसमें हमने विजय प्राप्त की। हमारे 14 सैनिक शहीद हुए, 37 जवान हमारे घायल हुए थे। उसमें हमारे एक परमवीर चक्र, महावीर चक्र मिला, 3 वीर चक्र मिले थे। उसके बाद हम लगातार 1 साल तकरीबन 20 किलोमीटर अंदर उनके एरिया में रहे, और 1 साल तक वहीं हमने डिफेंस लगा करके रखा। उसके बाद शिमला समझौता होने के बाद 1 साल के बाद दिसंबर में हमारी सेना वापस लौटी थी। आज नरवाना में धुंध के कारण 3 सड़क हादसे हुए, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई व अन्य घायल हुए। आज नरवाना में हादसों का दिन रहा। गुरुदेव नाम का किसान अपनी फसल को लेकर मंडी में जा रहा था। कल शाम को 6 बजे इसी वक्त उसकी तकनीकी खराबी होने के कारण भरी हुई फसल से ट्राली बीच रास्ते में खड़ी कर दी। पुलिस पहुंची और जिस वक्त अपनी गाड़ी को ठीक करवा रहा था, उसी वक्त एक तेज रफ्तार ट्रक आया और ट्रक ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। नमस्कार, मैं नवीन हरियाणा का रिपोर्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, सुबह सुबह जो हाईवे है नरवाना का, जो पंजाब से हाईवे आता है दिल्ली की तरफ जाता है, इस हाईवे पे सुबह सुबह धुंध के कारण हादसा हो गया है। जो किसान सुबह सुबह अपनी फसल लेके जा रहे थे मंडी में, एक ट्रक वाले ने उसके पीछे से ठोक दिया है, जिससे जो ट्रैली वाले का काफ़ी नुकसान हुआ है, ट्रक वाले का भी हुआ है। जो हमारे साथ ट्रैली वाला है, इनसे बात करते हैं कैसे कैसे ये घटना घटी, किस प्रकार से ये घटना घटी है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। कौन से गांव से हो? उजाना से। उजाना से। भाई साहब, कैसे घटना घटी है जिस प्रकार से आपकी ट्रैली के पीछे से मारी गई है टक्कर? ये पीछे से आ रहा था तेज रफ्तार के साथ, अच्छा। शराब पिए हुए था, तो ये ट्रैक्टर यहाँ खड़ा हुआ था। बीच में क्यों खड़ा गया? ये इसकी थोड़े रिम पट फट अच्छा, गया अच्छा, था, उसके कारण खड़ा था। यहाँ कुछ पुलिस वाले साथी भी खड़े थे, तो उन्होंने मदद की। तो ये आधे घंटे 15-20 मिनट बाद आया, अच्छा। तो आके इसने सीधे ही ट्रॉली के अंदर। किस टाइम की बात है ये? कल शाम की 6 बजे की, 6:30 बजे की। हाँ, 6:30 बजे की बात। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब इसमें कोई घायल या आपके कोई चोट तो नहीं आई? नहीं, कोई चोट नहीं आई है। वैसे कितना का नुकसान हुआ आपका? ये नुकसान तो ये ट्रॉली ट्रैक्टर टूट गए हैं बिल्कुल। ज़्यादा? हाँ, ज़्यादा नुकसान है। नुकसान में तो कमी नहीं। अच्छा, ये जो ट्रक वाला था इसको भी चोटें आई है? नहीं, इसको कुछ नहीं लगा है, कोई चोट नहीं है। कैसे बात जब आपने देखा, क्या लगा कि ये शराब पिए हुआ था, कैसे क्या? ये ट्रैली यहाँ से कम 25 फुट पीछे थी। अच्छा। तो उसको जब देखो ये आप कहाँ कितनी दूर आके, मतलब कैसे ट्रैक्टर कहाँ जा रहा है, बैलेंस पीछे से लेके आया ये? यहाँ ये पीछे से पूरी टक्कर मार के ले आया है। अच्छा, जब ये घटना हुई, जब आप कहाँ थे? हम इसके ट्रैक्टर के पास ही खड़े थे। साइड में खड़े थे? हाँ, पुलिस वाले ने मेरे को धक्का दे दिया परली साइड में। अच्छा, मतलब जान बच गई आपकी? हाँ, जान बची। ठीक है, क्या नाम है? गुरुदेव।
तो आप देख सकते हैं सुबह कल शाम की घटना है और घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई, लेकिन फिर भी नुकसान हुआ है। जिस प्रकार से जो ठंड बढ़ रही है, ठंड के कारण धुंध बढ़ रही है और धुंध से ये हादसे आए दिन आप देखते हो हाईवे के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप जब भी धुंध में जाएं स्पीड कम में और ध्यान से जाएं, क्योंकि आजकल जो हाईवे पे जो नुकसान हो रहा है इससे जान मान की भी हानि हो सकती है। इससे नुकसान होने से बचा जा सकता है अगर आप सावधानी बरतेंगे। तो मैं दिखा देता हूँ हाईवे पे जिस प्रकार से नुकसान हुआ है, यहाँ की तस्वीरें। दूसरा वाक्य पटियाला हाईवे पर हुआ। इसमें ट्रक चालक को बुरी तरह से चोटें आई, जिसे नरवाना के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। तीसरा एक्सीडेंट नरवाना के पटियाला हाईवे पर हुआ, जिसमें 2 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। जींद की रोटी रथ संस्था समाज सेवा की अनूठी मिसाल पेश कर रही है। पेश है हमारे संवाददाता देवेंद्र बत्रा की खास रिपोर्ट। जींद निवासी मुकेश राठौर कभी सेना में भर्ती होने का सपना देख रहे थे, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उनका यह सपना पूरा ना हो सका। लेकिन उन्होंने अपना रोटी रथ सेवा समिति बनाकर समाज सेवा का एक अनोखा जरिया अपनाया। इसमें वह गरीब व बेसहारा लोगों को रोटी, राशन व गरीब बेसहारा बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाने में मदद करते हैं। हमारे जींद के संवाददाता देवेंद्र बत्रा ने मुकेश राठौर से खास बातचीत की। अपना रोटी रथ के संचालक हैं श्री मुकेश राठौर जी। आज इनसे बात करते हैं कि इनके मन में क्या है कि जो इन्होंने कार्य को अपने सिर पर लिया है। नमस्कार सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी जी नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। सर, आपको ये क्या उद्देश्य था अपना रोटी रथ चलाने का? एक मन में इच्छा थी कि भाई कभी इच्छा थी कि फौज में आर्मी में भर्ती होकर देश सेवा करें। तो पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मैं वहाँ तक तो नहीं पहुँच सका, लेकिन उसी देशभक्ति को अंजाम देने के लिए मैंने बीड़ा उठाया कि वे शहर के अंदर जितने भी लाचार, कमज़ोर, ज़रूरतमंद हैं उनको मुफ्त भोजन सेवा दी जाए। और इसी उद्देश्य को लेकर लगातार 2 साल से अपना रोटी रथ के माध्यम से हमारी टीम ये सेवा कर रही है। आप इसके लिए अपना केंद्र किसको मानते हैं कि जिससे आपके मन में प्रेरणा इस तरह की? किसी मानस के मन में कभी ऐसी प्रेरणा हमने आज तक नहीं देखी। ये प्रेरणा के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि भाई खुद का लग है तो ही जाने। तो मैं अपने आप, मेरा पर्सनली अनुभव है कि भाई रोटी जो है वो जीवन की सबसे बड़ी ज़रूरत है इंसान की। जब इंसान का पेट भरा होगा तभी वो देश के लिए सोच सकता है, तभी दूसरे के लिए कुछ कर सकता है। तो एक अंतरात्मा की प्रेरणा थी जिसको महसूस करके मैंने ये कार्य शुरू किया। आपको इसमें कोई सहयोग भी कर रहे हैं? इसमें लोगों का बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है। जींद की जनता भी और देश प्रदेश से भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से, आप साथियों के माध्यम से हमें कोई आटा, कोई दाल, कोई चावल, कोई रिफाइंड, इस प्रकार की मदद निरंतर मिल रही है, जिसके माध्यम से ये मिशन चला हुआ है। आपकी संस्था और कोई कार्य भी कर रही है, सामाजिक कार्य, जिसको आप हमारे आगे व्याख्यान करेंगे? जी, ये अपना रोटी रथ के माध्यम से हम उन गरीब बच्चों की मदद कर रहे हैं, उन अनाथ बच्चों की पढ़ाई में मदद करते हैं। सालाना बच्चों को कापी, किताब, पेंसिल, शैक्षणिक जो मदद दे रहे हैं। लगभग संस्था अब तक 750 ऐसे बच्चों की मदद कर चुकी है पढ़ाई में, जिनको आवश्यकता है, जो ज़रूरतमंद है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप खुद अपने बच्चों के तो माता पिता बन ही रहे हैं, लोगों को भी जो लावारिस है उनके भी माता पिता बनने की कोशिश कर रही हैं। मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा, आप इनसे भी कुछ प्रेरणा लें। कोई सामाजिक कार्य करना है तो इस तरह के करें, जैसा कि हमारे भाई मुकेश राठौर जी कर रहे हैं। धन्यवाद। आज रोहतक में अठगामा विवाद पर अशोक ठेकेदार ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। अठगामा खाप के प्रधान को लेकर चल रहे विवाद के बीच अशोक ठेकेदार ने रोहतक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि उन्हें सर्वसम्मति से खाप का प्रधान घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि 27 नवंबर को अठगामा भवन में पंचायत हुई थी। अशोक ठेकेदार ने ही कहा कि वे अठगामा की सेवा करने के लिए प्रधान बने हैं। कुछ स्वार्थी लोग जानबूझकर साजिश कर रहे हैं। वह सप्ताह भर में खाप की एक बैठक बुलाकर इस विवाद को सुलझाने की कोशिश करेंगे। टॉपिक ये है जी, प्रधान जी ने, हमारे उप प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया था। 27 तारीख में गांव इकट्ठा हुआ, गांव ने मेजोरिटी से मैं बनाया और फिर 2 आदमियों ने जाकर उन्होंने रणबीर को भी कर दिया। रणबीर के साथ कुछ है नहीं,
ये गांव रहा, ये सदगामा रहा, किसी से तसल्ली करो, इतने नंबर रहे आपके पास। तो बावरगाम में एक का नहीं है, तो कैसे विवाद निपटा हो गया आगे अब जिस तरह, क्योंकि हटगामा जी हफ्ते 10 दिन में सारा निपट जाए, आप तो चले जाएंगे भाई। रणबीर पहले बनया था, जब भी तो माँ सिंह आया था उसके साथ में, वो 10 दिन में वो चला गया था। ये भी वो रणबीर आ रहा है, उससे बात करो ना, नुका आपके साथ में माँ सिंह सरपंच। एज का क्या चक्कर है कि भाई अंदर 50 साल से ऊपर होते हैं तो ये तो कोई नहीं है जी, ये तो वैसे चला रखा है। और एज भी कट भाग दे दी, मेरी 53 साल है। एज के ऊपर चालो तो सुनो, एज के ऊपर चालो तो इससे बात करो ना। और दीपेला से 84 से 38 साल का बन गया है। और वो बात अब गांव के विवाद को निपटाने के लिए आप आगे क्या कदम उठाएंगे? गांव के विवाद में हम हफ्ते 10 दिन में आप निपटा देंगे। किस तरह से निपटाओगे? पंचायत उसके पास को रहे नहीं गया, आप बैठ जाए, मीटिंग बुलाओगे या किस तरह से? मीटिंग के ऊपर आप बैठ जाएगा। 3 आदमी तो कल फोन पे गलत बुला रहा है, वो आज उसके साथ नहीं है। नहीं, बतौर प्रधान होने के नाते आपका ये नहीं बनता कि आप ये कहें कि आप पे बैठ जाएगा। आपको ये बता दो हमें कि आप क्या कदम उठाएंगे, किस तरह से रणनीति आपकी रहेगी विवाद निपटाने के लिए? हफ्ते 10 दिन में पूरी कमेटी की कार्यकारिणी की मीटिंग बुला लेंगे, उनको भी बुला लेंगे, कुछ ये सहयोग करेंगे, कुछ हम हाथ जोड़े, ठीक है, निपटाओ। आज रोहतक में एक सामाजिक संस्था द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज सोशल वेलफेयर सोसाइटी रोहतक के संस्थापक सदस्य चिराग बेरी के स्वर्गीय दादाजी की पुण्यतिथि के अवसर पर हिसार बाईपास चौक पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बेरी परिवार द्वारा प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 35 रक्तदाताओं ने रक्तदान दिया। रक्तदान में हिसार बाईपास मार्केट एसोसिएशन का विशेष सहयोग रहा। संस्था के सदस्य चिराग बेरी ने कहा कि संस्था हमेशा जन्मदिन, शादी की सालगिरह या बड़े बुजुर्गों की बरसी को यादगार बनाने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन करती रहती है। इसी कड़ी में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वामी परमानंद जी, बाबा कपिलपुरी जी, देवेंद्र चहल, सुलभ गुगनानी, डॉक्टर गोपाल कृष्ण, जेपी गौड़, ईश कुमार सिलक, सतीश जांगड़ा, जोगिंदर, भूपेंद्र खरब, राजेश कलकल, संस्था की तरफ से भारत भूषण, चिराग बेरी व विकास मिश्रा, गौरव ढल, गोविंद शर्मा, विनय ग्रोवर आदि उपस्थित रहे। जींद के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर देवेंद्र बिंद्रिश ने सरकार द्वारा निशुल्क चश्मे वितरित करने की योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। हाँ, अभी भी लास्ट मंथ हमारे पास जो भी नज़दीक के निकट दृष्टि रोग जिनको होता है 45 साल या उससे ऊपर लोगों को, तो हम ये सरकार के द्वारा चश्मे प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें हमें सारे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हमारे ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट हैं उनके बीच में वितरण कर दिया गया है। और सभी को आदेश दिया गया कि जितने भी 45 साल या उससे ऊपर के जो लोग हैं जिनको नीडी पर्सनस, उसमें कैटेगरी नहीं बनाया कोई BPL या कोई, जो भी नीडी फेलोज हैं जो आ रहे हैं सिविल हॉस्पिटल में, तो उनको हमने निकट दृष्टि रोग का जो भी चश्मा उनको सूटेबल है वो हम सरकार द्वारा प्रोवाइड किया गया। जैसा कि सरकार की कई स्कीमें आ रही हैं, उसके उपलक्ष्य में भी कुछ आप बोलना चाहेंगे भाई, जो पब्लिक को पता लगे, सर पब्लिक क्या फ़ायदा उठा सकती है सरकार की स्कीम्स का? सरकार की स्कीम तो यही है कि जितने भी अब आइसोलेटेड, मैं बताना चाहूँगा कि सरकार जो भी पेशेंट हमारे सिविल हॉस्पिटल वगैरह में आते हैं, कैटरेक्ट की प्रॉब्लम है या किसी उसकी प्रॉब्लम है, तो उनका निःशुल्क जो है जांच होने के बाद ऑपरेशन किया जाता है सरकारी हॉस्पिटल में। सरकारी हॉस्पिटल में अभी हाँ, जितने भी ऑपरेशन हैं निःशुल्क हो रहे हैं वहाँ पे। इसमें कोई कैटेगरी BPL APL नहीं, जो भी सरकारी अस्पताल में जो भी कैटरेक्ट से रिलेटेड है वो हमारे पास कोई भी आ सकता है, उसमें जो भी हमारे से कराना चाहता है उसको फ्री में ऑपरेशन किया जाता है। और इसके अलावा सरकार का जैसे कि दवाइयाँ भी निःशुल्क दी जा रही हैं, और कोरोना से संबंधित भी अब थोड़ा सा हमारे दर्शकों को व्याख्यान करेंगे भी कैसे क्या किया जा सकता है। जैसे कि कोरोना का आँखों के ऊपर भी इफेक्ट आता है? कोरोना का तो शरीर के ऊपर जो है ये बीमारी ऐसी है कि अपने सारे हर अंग को इन्वॉल्व करती है कोरोना की। जैसे अब ये देखा गया है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फैलता है, तो चेस्ट अपने आजकल जो भी हम देख रहे हैं चेस्ट से रिलेटेड ज़्यादा इसमें अफेक्टेड है, और आँखों से रिलेटेड भी इसमें इन्फेक्शन स्प्रेड होने के पाया गया है। और जैसा कि अब जो आप बता रहे हैं चश्मों का वितरण किया जा रहा है,
इसमें आपको क्वांटिटी दी गई है भाई कितने चश्मे आप? हाँ, अभी हमारे पास जो क्वांटिटी आई है वो हमने जितने हमारे पास गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए थे 1053 के करीब हमारे पास अभी जो नियर दृष्टि रोग के जो है स्पेक्ट्स हमें मिले हैं अलग अलग पावर के, तो हमने सभी सारे डिस्ट्रिक्ट में इसको बांट दिया है और ये ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के जरिए हमारे बांटे जाएंगे। क्या इस तरह का प्रचार पहले भी पब्लिक में जा चुका है कि चश्मे बांटे जाएंगे? प्रचार तो अभी जैसे हमारे पास लास्ट मंथ प्राप्त हुए हैं, अभी लोगों को हमने अवेयर कर दिया, जो भी हमारे पास कोपीडी में आ रहे हैं उनको हम बांट रहे हैं। जींद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर रमेश पांचाल ने कोविड-19 से बचाव के उपाय बताए। मैं जब से कोरोना शुरू हुआ है पहले दिन से ही 9 महीने जब से सैंपलिंग शुरू हुई उस दिन से लेके आज तक लगातार सैंपलिंग कर रहा हूँ और लगातार जहाँ भी मेरी ड्यूटी लगाई जाती है, चाहे मोबाइल हेल्थ में है, चाहे हॉस्पिटल में है, चाहे कहीं भी है, वहीं जाके और मैं सैंपलिंग कर रहा हूँ वहाँ पे और जितने ज़्यादा से ज़्यादा होते लोगों को अवेयर कर रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ इसकी सावधानी रखें और सैंपल करवाएं और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा काफ़ी सैंपल किए। जींद की जनता आपको एक अच्छे डॉक्टर के रूप में देख रही है, जैसे कि माना जाता है डॉक्टर ही भगवान का रूप है, उस तरह से आप कार्य भी कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरा फ़र्ज़ है, मेरी ड्यूटी है, मैं ये मान के चलता हूँ जिस तरह हमारे देश के जितने जवान है, आर्मी है, वो 24 घंटे हमारे लिए रक्षा करती है और हमारे ऊपर एक ऐसा बुरा वक्त है कोविड का चल रहा है, तो मेरी भी अपनी नैतिकता है एक भारतीय होने के नाते कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उनको कोविड में मदद करूं, सेवा करूं, जैसा भी जो भी मेरी ड्यूटी लगाएं उसके अच्छे से करके अपने खुद को लगे कि मैंने इस वक्त में लोगों का मैक्सिमम अच्छा काम किया है। हम मानते हैं डॉक्टर रमेश पांचाल बीडीए जो कि जींद में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पब्लिक के उनका नाम है और आपका नाम एक रिकॉर्ड पे भी आ रहा है कि अपने जो ओपीडी है वो सबसे ज़्यादा की हुई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने 96 में जब ज्वाइन की थी और आज तक तकरीबन हरियाणा में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ओपीडी की है, सबसे ज़्यादा प्रोसीजर किए हैं, जितने डेंटल में प्रोसीजर होते हैं जो आम एक सिविल हॉस्पिटल में, उससे भी ज़्यादा एक हायर इंस्टीट्यूट के तरह ज़्यादा से ज़्यादा काम किया और तकरीबन 4-4.5 लाख के करीब मैंने ओपीडी की है। और अब भी मैं लगातार अपने कोविड के साथ साथ इमरजेंसी सेवाएं रूटीन की ओपीडी अभी कर रहा हूँ। अब जैसे कोविड से लोग डर रहे हैं और आप टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं, आपको इससे कोई डर नहीं लग रहा? देखो, मैं पूरी सावधानी लेके सारी सावधानियां बरत के तब मैं सैंपल लेता हूं, लोगों को भी सावधानी के बारे में बताते हैं और यदि हम ही डर गए तो आम पब्लिक तो बहुत ज़्यादा डर में चली जाएगी। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं लोगों से यही आग्रह करूंगा कि डरना नहीं है कोरोना से हमें सावधानी रखनी है। यदि हम सावधानी रखते हैं तो कोविड से हम छुटकारा बहुत जल्दी पा लेंगे। अब कोविड के बारे में अपनी जींद की जनता पर हमारे हरियाणा का रिपोर्टर के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं कोविड के लिए 3 चीज़ों का जो मेन है उसके लिए संदेश ये देना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा मेन ज़रूरी है हमारा मास्क। यदि हम रेगुलर मास्क लगा के रखते हैं, बाहर कहीं भी पब्लिक में भीड़ में कहीं भी जाते हैं, मास्क हमें ज़्यादा से ज़्यादा बचाता है। दूसरा, हम सोशल डिस्टेंसिंग, हम दूर खड़े हों, नज़दीक ना जाएं, भीड़ में इकट्ठे ना हों। तीसरा, जो हमारे हाथ हैं, अच्छे से हम हाथ सैनिटाइज करें, साबुन से धोएं 20 सेकंड के लिए या सैनिटाइज यूज़ करें। 3 ही चीज़ है मेन जो है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन। यदि हम 3 कर रहे हैं और इसका पूरा ध्यान रखते हैं तो हम बहुत ही जल्दी कोविड से छुटकारा पा लेंगे और सभी लोग बच जाएंगे। धन्यवाद। विभिन्न परीक्षाओं में प्रमोट किए गए छात्रों ने बुधवार सुबह राजकीय महाविद्यालय गेट पर ताला जड़कर धरना दिया। धरनारत छात्रों का कहना है कि उन्हें बिना समय दिए प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए कहा गया, जबकि पहले ही उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट किया जा चुका है, इसलिए अब परीक्षाएं लेने का कोई औचित्य नहीं बनता। तो हरियाणा के रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज हरियाणा का रिपोर्टर व यूट्यूब चैनल हरियाणा का रिपोर्टर लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।